नमस्कार साथियों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का इतिहास एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए, जिसमें आरएस हुआ, राजस्थान एसआई हुआ, पुलिस कांस्टेबल हुआ या पटवारी, विभिन्न एग्जाम्स के दृष्टिकोण से हम एक समग्र रूप से राजस्थान का इतिहास का अध्ययन आपको कराएंगे। चलिए, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विषय सूची कुछ इस प्रकार से रहेगी कि हम पहला पढ़ेंगे राजपूत क्षत्रिय कौन थे, क्षत्रिय थे कैसे थे। दूसरा है आर्यों की संतान या क्षत्रिय इनको कैसे कहा जाता था। अग्निकुंड सिद्धांत, जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। और ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे सूर्य व चंद्रवंशी सिद्धांत और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और मिश्रित मूल का सिद्धांत। आज जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे वो राजपूत क्षत्रिय, आर्यों की संतान क्षत्रिय और अग्निकुंड का सिद्धांत और ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इन 4 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है राजपूत। ये राजपूत जो थे वो कौन थे, कैसे इनका ओरिजिन था, क्या स्थितियां बनी, कैसे इनको क्षत्रिय का दर्जा मिला, ये सब हम इसमें देखेंगे। देखिए, राजपूत काल जो है 7वीं से 12वीं शताब्दी का माना गया है, जिसमें हर्षवर्धन की मृत्यु से होने के बाद पृथ्वीराज चौहान के समय तक का जो काल है वो राजपूत काल कहा जाता है भारत के इतिहास में। कर्नल टॉड ने इनके बारे में लिखा है कि यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऊंचा साहस, देशभक्ति, स्वामी भक्ति और आत्मसम्मान, अतिथि का आदर राजपूतों में विद्यमान था। हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं अतिथि देवो भव, पधारो हमारे देश। तो हमारे यहाँ राजस्थान में जो अतिथि का सम्मान है, जो स्वामी भक्ति है, जो देशभक्ति है, वो सब चीज़ें हमारे राजस्थान के कल्चर को एक अभूतपूर्व बनाती हैं और इसी का कर्नल टॉड ने जिक्र किया है। फिर हम ये देखें कि राजपूत कौन थे, ये लोग भारतीय थे या विदेशी थे। फिर इस विषय पे हमेशा विवाद चलता रहता है, कोई उन्हें भारतीय मानता है, कोई विदेशी मानता है। निरंतर इस विषय पे हम अभी शोध कर रहे हैं और ये चलता रहता है, सब अपने अपने थॉट्स देते रहते हैं। अब राजपूत क्षत्रिय कैसे हुए, मतलब इनको क्षत्रिय की संज्ञा कैसे मिली या उपाधि कैसे मिली। तो राजपूत जो शब्द है ये एक्चुअल में राजपुत्र से आया है। राजपुत्र कौन होते हैं? जो राजाओं के राजकुमार होते हैं उनको राजपुत्र बोला जाता है प्राचीन समय में। राजपूत जो शब्द है राजपुत्र वाला, ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में और बाणभट्ट के हर्षचरित्र में और अश्वघोष के ग्रंथों में ये मिलता है, यह शब्द का यूज। और जनश्रुतियों, जो सुनने में, जो कहने में या चारणों के द्वारा जो हम कहानियां सुनाते हैं, ये जनश्रुतियां होती हैं। तो ये जनश्रुतियों के अनुसार राजपूत जो क्षत्रिय की संतान कहलाए और स्वयं को उन्होंने सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहलाया। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये 2 शाखाएं हैं, जो सूर्यवंशी हैं और चंद्रवंशी हैं। लेकिन इसमें एक और शाखा आती है, वो है तीसरी शाखा यदुवंशी। यदुवंशी शाखा भी बनती है। अब इसमें कुमारपाल चरित्र और वरण रत्नाकर की जिक्र करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत रहे। तो इसमें पहला सिद्धांत है आर्यों की संतान या क्षत्रिय। आर्यों की संतान का इनका कहा जाता है। तो इसमें इस सिद्धांत को जो मानने वाले हैं वो गौरी शंकर, वीराचंद ओझा और श्री सीवी वैद्य, ये दोनों इस सिद्धांत को मान्यता देते हैं। और इनके अनुसार जो राजपूत हैं वो आर्यों की संतान है। और आर्यों की संतान है इसका मतलब ये अस्त्र शस्त्र और युद्ध में क्या है उसको महत्व देते हैं, या उसमें अच्छे परिपक्व हैं, उसमें दक्ष हैं। इनकी जो शारीरिक गठन है वो भी आर्यों की तरह लंबा चौड़ा और गठीला है। आर्य जैसे लंबे चौड़े गठीले थे, वही जो राजपूत हैं उनमें दिखता है। फिर अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है एक्चुअल में, कि अग्नि से, जो अग्निकुंड है, हवन से ये जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में ये है। तो इसके बारे में जिक्र है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में बताया है कि ऐसा अग्निकुंड के सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार प्राचीन समय में आबू पर्वत पर जो ऋषि यज्ञ करते थे, तो वहां राक्षस प्रवृत्ति के लोग क्या करते थे, जो यज्ञ, जो हवन कुंड था उसमें हड्डियां और मांस डाल देते थे। तो उससे क्या अपवित्र हो जाता था यज्ञ। तो इससे अपवित्र होने के, इसको बचाव के लिए वशिष्ठ ऋषि एक यज्ञ करते हैं और उससे 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति होती है। और वो 4 राजपूत वंश जो अग्निकुंड से उत्पन्न हो रहे हैं उनका क्या क्या नाम है? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये 4 राजवंश यहाँ से उत्पन्न होते हैं, राजपूत वंश। और ये क्या करना है इनको?
इनको उस यज्ञ की रक्षा करनी है, ऋषियों के यज्ञ जो हो रहा है उसकी राक्षसी प्रवृत्ति की लोगों से, इसलिए इनका क्या है, अग्निकुंड से इनको उत्पन्न किया गया या इनकी ये प्रकट हुए। अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंशी कहा गया, अग्नि से उत्पन्न हो रहे इसलिए अग्निवंश कहा गया। इस सिद्धांत को अधिकतर क्या है, इतिहासकार एक जनश्रुति या चारणों द्वारा मनगढ़ंत कहानी कहा मानते हैं। मतलब वो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, कि कोई अग्नि से कैसे उत्पन्न हो सकता है, कोई हवन कुंड से कैसे पैदा हो सकता है, ये बायोलॉजिकल मतलब फंडामेंटल नहीं है किसी भी इंसान के पैदा होने का। तो इस वजह से वो उसको क्या है, जनश्रुतियाँ या हम कहें लोक कथाएं, कहानियाँ या चारणों की जो एक जो बोलने का तरीका है, चीज़ों को ज़्यादा एक्सपेंड करके बताना, उसके हिसाब से बताते हैं कुछ इतिहासकार। फिर हम देखें अग्निकुंड के बारे में और भी कुछ चीज़। तो अग्निकुंड जो सिद्धांत है इसको मूढ़ोत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण समर्थन देते हैं, और टॉड जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर हाँ कहीं तक वो उसका समर्थन कर रहे हैं। दशरथ शर्मा के अनुसार जो मूल पृथ्वीराज रासो है वो अग्निकुंड का कथा का क्या है, उल्लेख नहीं है। जो मूल उनके मतलब है कि पृथ्वीराज रासो जो मूल प्रति है या मूल जो खंड है उसमें अग्निकुंड का कहीं जिक्र ही नहीं है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने अनूप संस्कृत जो है बीकानेर में, उससे क्या है ये मूल प्रति उसका हवाला देते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो अनूप संस्कृति में जो मूल प्रति है उसमें इसका जिक्र ही नहीं है अग्निकांड का, अग्निकुंड कथा का। उससे वहां से उन्होंने इसका सबूत दिया है। अब अग्निकुंड सिद्धांत को पृथ्वीराज विजय के लेखक जो है जयानक भट्ट, वो क्या कहते हैं, इसको परिवर्तित करके पेश करते हैं। उसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो लोग यज्ञ को मतलब उसमें बाधा डाल रहे हैं या उसमें हड्डी और मांस डाल रहे हैं वो मलिच्छ लोग हैं, ठीक है। तो राक्षस प्रवृत्ति के नहीं, मलिच्छ लोग हैं। मलिच्छ का मतलब क्या है, मलिच्छ का मतलब होता है जो बाहरी लोग हैं, बाहरी आक्रमणकारी जो होते हैं, जैसे यूनानी थे, पूर्णशक, ये कौन थे, ये सब मलिच्छ थे। बाहरी आक्रमणकारी को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, मलिच्छ बोला जाता है। तो वो बोल रहे हैं जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय के लेखक कि जो मलिच्छ लोग थे वो यज्ञ को भंग करते थे या अपवित्र करते थे। अब ब्रह्मा द्वारा जो है असुरों के वध के लिए विष्णु का अवतार हुआ, और वही जो व्यक्ति है वो चौहान कहलाया। ये ब्रह्मा द्वारा असुरों के वध के लिए ये भी एक मान्यता चलती है। अब इसी अग्निकुंड सिद्धांत को हमीर रासों के लेखक हैं जोधराज व नैन्सी, और सिसाणा अभिलेख है एक वेदलाल के चौहानों से संबंधित सिसाणा अभिलेख, याद रखिएगा, उसमें भी माना गया है कि ये अग्निकुंड सिद्धांत है। अब हम अग्निकुंड सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं कि कैसे ये प्रैक्टिकल नहीं है या कैसे ये सत्य नहीं लगता, सार्थक नहीं लगता। तो इतिहास सत्य घटनाओं पर वर्णन है, इसमें कल्पनाओं का स्थान नहीं दिया जा सकता। और अग्निकुंड में राजपूतों की उत्पत्ति चमत्कारिक तरीके से बताई है कि ये तो एक चमत्कार हो गया ना कि अब हवन से या किसी अग्नि के पुंज से कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो ये एक चमत्कारिक प्रकृति है या तरीका है, इस वजह से ये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। फिर आता है आपका अग्निकुंड सिद्धांत की उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम चंद्रवरदाई ने बताई है। बाद के विद्वानों ने इसी सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, और पृथ्वीराज रासो ने ग्रंथ के इतिहास की दृष्टि से पूर्णतः अविश्वसनीय माना जाता है। मतलब वो पृथ्वीराज रासो का एक काव्य है, महाकाव्य, उसको ग्रंथ को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं दे सकते, इतिहास का हम उससे आकलन नहीं कर सकते। ऐतिहासिक वो साक्ष्य नहीं है, वो ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, वो एक क्या है, काव्य है, एक साहित्य की दृष्टि से हम उसको देखते हैं। अब जयचंद्र विद्यालंकार ने पृथ्वीराज रासो की घटनाओं को गप बताया है। जयचंद्र विद्यालंकार हैं जो आलोचक हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये घटना एक्चुअल में तो गप है, ये चारणों द्वारा बढ़ा चढ़ा के बोली गई एक लोक वो है, लोक लुभावन कहानी है। तो ये उनका मत है विद्यालंकार का। अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना है 15वीं और 16वीं शताब्दी से पहले हुई नहीं थी। मतलब जो एक्चुअल में आज की तरह आज जब हम पढ़ रहे हैं जिस रचना को, वो 15वीं 16वीं शताब्दी में जाके वो हुई है संपन्न। जबकि इन चारों राजवंशों का जो उत्पत्ति है वो इतिहास जो है बहुत पुराना है। तो इस हिसाब से ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मेल नहीं खा रहा है। अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो के बारे में जो है हमने इसमें भी देखा था, जयनक भट्ट ने इसमें मतलब सॉरी दशरथ शर्मा जो है वो भी बोल रहे हैं कि ये मूल प्रति नहीं है, और यही बात यहाँ आ रही है कि ये 15वीं 16वीं शताब्दी में से पहले का हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एक्चुअल जो था वो उसमें दस्तावेज में परिवर्तन हुआ है,
और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ त्रुटि आई है या कुछ ऐसी चमत्कारिक कहानियाँ उसमें फिर से जोड़ी गई हैं। ये दशरथ शर्मा और जयचंद्र विद्यालंकार का मत है। ठीक है, अब कुछ और आलोचनाएं देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में वर्णित चारों राजवंशों में केवल परमार ही हैं जो स्वयं को अग्निवंशी मानते हैं। ये पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। ठीक है, शेष प्रतिहार चालुक्य चौहान अग्निवंशी नहीं है। चालुक्य चौहान ये अग्निवंशी नहीं मानते हैं। प्रतिहार चौहान स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, चालुक्य अपने को क्या मानते हैं, वो स्वयं को चंद्रवंशी मानते हैं। चौहानों से संबंधित जो अन्य ग्रंथ हम बात करें, पृथ्वीराज विजय, यानक वटिका, हमीर महाकाव्य, अग्निकुंड सिद्धांत, इसमें नहीं मिलता है दोनों में, ना तो पृथ्वीराज विजय में मिल रहा है ना हमीर महाकाव्य में मिल रहा है। इस कारण पृथ्वीराज रासो की जो ऐतिहासिकता पे क्या संदेह होता है। और इस कारण दशरथ शर्मा ने जो कहा है पृथ्वीराज रासो के लिए कि अग्निकुंड की उत्पत्ति केवल ऐसी कल्पना पर आधारित है जो मध्यकाल में चारण या भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का प्रमाण है। तो वो ये कह रहे हैं, जो कि पहले भी कह चुके हैं, कि उन्होंने अनूप संस्कृत में जो उसकी मूल प्रति पढ़ी है उसमें है ही नहीं उसका जिक्र अग्निकुंड सिद्धांत का। तो इसका मतलब ये है कि ये बाद में जो चारण भाटों की जो स्वामी भक्ति थी या हम कहें कुछ चाटुकारिता थी, उसकी वजह से इन्होंने इस अग्निकुंड सिद्धांत को डाला और एक कोर कल्पना की। ये कौन कह रहे हैं, दशरथ शर्मा। इस सिद्धांत के खंडन में टॉड कहते हैं कि यह युद्ध यज्ञ जो है संस्कार था। यह शुद्ध क्या था, एक यज्ञ संस्कार था, जिसमें क्या किया गया कि विदेशी जो सक्सिथियन थे, अनार्य थे, आर्य नहीं थे, उनको क्या किया गया, यज्ञ के द्वारा क्षत्रिय राजपूत बनाया गया। तो ये क्या है, शुद्ध यज्ञ संस्कार, टॉड का ये कहना है, कर्नल जेम्स टॉड। अब हम देखते हैं अगला सिद्धांत, जो कि है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो राजपूतों की उत्पत्ति का एक और सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इतिहासकार राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। किसमें है बिजोलिया शिलालेख में, जिसमें चौहानों का नाम सबसे ऊपर है। ठीक है, डॉक्टर स्मिथ चंदेल राजपूतों को मध्य भारत की गौड़ जाति से जोड़ते हैं, और डॉक्टर भंडारकर जो हैं वो चित्तौड़ और अचलेश्वर अभिलेखों के आधार पर गोहिल और सिसोदियाओं को ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। किससे देख रहे हैं, चित्तौड़ और अचलेश्वर के अभिलेख से। डॉक्टर भंडारकर, गोहिल और सिसोदिया जो दो राजवंश रहे चित्तौड़ में, उनको ब्राह्मणों की संतान ये बता रहे हैं। और यहाँ पे भी डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं कि वो परमारों को ब्राह्मण बताया उन्होंने। इनके अनुसार जो शुंग, सातवाहन, कदम्ब और पल्लव जातियां ने जिस प्रकार अस्त्र उठाए, उसी प्रकार ब्राह्मणों में भी अस्त्र उठाए, और उसी से ये परमार जो है वो ब्राह्मण थे, जो बाद में क्षत्रिय में कन्वर्ट हुए या क्षत्रिय बने। ठीक है, विकट परिस्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, क्षत्रिय धर्म धारण किया या युद्ध लड़ना प्रारंभ किया। तो जैसा कि हमारे यहाँ था कि कर्म के आधार पे हम जातियों में भेद या हम जातियों का विभाजन करते थे। तो जो क्षत्रिय थे ये युद्ध लड़ते थे, तो ब्राह्मण जब युद्ध लड़ने लगे तो वो क्षत्रिय धर्म को धारण कर लिए। पृथ्वीराज चौहान के पिता जो है सोमेश्वर, वो बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मण बताया गया है उनको। जैसा कि हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को ब्राह्मण बताया गया है, और इसमें मुख्यतः चौहानों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो वो चौहान कौन से हैं, सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिता हैं। अगले एक पॉइंट देखते हैं, ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत में गोपीनाथ शर्मा ने गोहिलों को जो है नागर जाति के ब्राह्मणों से जोड़ा है कि ये नागर जाति के ब्राह्मणों के वंशज हैं। और महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया में गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण बोला है। महाराणा कुंभा जो खुद क्या है, राजपूत हैं और क्षत्रिय वंश से आते हैं, चित्तौड़ के महाराजा रहे, सबसे प्रभावशाली और सबसे फेमस जो प्रसिद्ध रहे। इन्होंने स्थापत्य कला में बहुत ही अच्छा योगदान दिया। राजस्थान के इतिहास में स्थापत्य का इनको जनक बोला जाएगा, या हम कहेंगे प्रणेता बोला जाएगा। तो इनकी एक ये अच्छे रचनाकार भी थे, साहित्यकार भी थे। इन्होंने रसिक प्रिया में गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मणों से जोड़ा है। और कायम खरासो और चंद्रावती लेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताया गया है। ठीक है, पिंगल सूत्र कृति में राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। पिंगल सूत्र कृति रचना है, उसमें राजपूतों को ब्राह्मण बताया गया है। और राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण से मुख्यतः भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा मानते हैं। दो लोगों को याद रखना है, कौन कौन मान रहे हैं, भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। मंडोर के जो प्रतिहार हैं वो राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र और मादरा की संतान है। हरिश्चंद्र कौन है, राजपूत है, और मादरा कौन है,
ब्राह्मण है। इन दोनों की संतान कौन है? मंडोर के प्रत्यार। आबू के जो प्रत्यार हैं वो क्या है? ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ की संतान बताए गए हैं। बुंदेलखंड के जो चंदेल हैं वो चंद्रमान और ब्राह्मण गांधर्व कुमारी की संतान बताया गया उनको। दक्षिण भारत के जो चालुक्य सोलंकी हैं वो हारित ऋषि के कमंडल से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत में अगला पॉइंट है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। और उसमें बिजोलिया शिलालेख में किस राजा का उल्लेख है? चौहान वंश के जो हैं आपके किसके पिता हैं? पृथ्वीराज चौहान के। क्या नाम है उनका? सोमेश्वर। ठीक है, तो सोमेश्वर जो है वो क्या है? चौहानों के ब्राह्मण जो हैं कहलाए गए हैं उसमें शिलालेख में। राजपूत जो अग्निवंशीय थे वो अग्निहोत्री ब्राह्मण होते थे। ठीक है, जब इन ब्राह्मणों को सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ा तो ये राजपूत कहलाए। एक्चुअल में राजपूत जो थे अग्निवंशीय थे तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण पहले ये होते थे, लेकिन फिर ये क्या बने? राजपूत। क्यों? इन्होंने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाए, तो इनका जो कर्म था वो क्या हुआ? क्षत्रिय वाला। तो ये क्षत्रिय धर्म अपनाया इन्होंने और ये राजपुत्र से राजपूत कहलाने लगे। ठीक है, ये आज हमारा ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अगले हम कुछ और सिद्धांतों को अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जल्द ही एसआई की भर्ती आने वाली है और आरएस की भर्ती भी हमें उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, निरंतर गति से हमें उसकी तैयारी करनी होती है। हम इस जो सीरीज में है उस तरीके से आपको अध्ययन कराएंगे राजस्थान के इतिहास का, और राजस्थान के इतिहास के बाद अन्य सब्जेक्ट्स का राजस्थान से रिलेटेड। और इंडिया जीके के में हमारा चल ही रहा है जिसमें हम मॉडल जो है मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, और आज अभी हमारा सोशल रिफॉर्म्स का जो है टॉपिक चल रहा है। तो हम समग्र रूप से इस तरीके से तैयारी कराएंगे कि आप पीसीएस से लेके आरएस और विभिन्न एसआई एग्जाम्स सबका आप अध्ययन कर सकें और सभी का इसमें बेनिफिट मिले। तो इसलिए हमसे जुड़े रहें। उसका हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इसके वीडियो की लिंक में, जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और विभिन्न सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।